नमस्कार, जय हिंद। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर जो भाई नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको मिलते रहें। बात करेंगे इंडी गठबंधन की, जो 2024 में जो बीजेपी का जो एनडीए है, उसके सामने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 28 दलों ने बड़े जोर-शोर से इंडी गठबंधन का गठन किया था, इसको बनाया था और इसके जो मुख्य जो कर्ता-धर्ता थे, जिनके दिमाग की उपज थी, जो क्रिएटर थे, वो थे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। ये संगठन को बने हुए, इंडिया गठबंधन को, इसको बने हुए 7-8 महीने हो गए हैं और अभी तक सिर्फ इसका नाम इंडिया गठबंधन रख दिया है और इसके अलावा इस गठबंधन में कुछ भी नहीं हुआ है। ना कुछ नहीं हो पाया है, सीट बंटवारा या कैसे लड़ेंगे इलेक्शन, कैसे बीजेपी को टक्कर दी जाएगी, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाया है। और बीजेपी दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। 2019 में जितनी मजबूत थी, आज उससे ज्यादा मजबूत है बीजेपी। और कांग्रेस और इंडी गठबंधन जितना मजबूत था 2019 में, उससे कमजोर आज है। आप मेरी बात को लिख के रख लो और आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हो कि भाई अगर मैंने गलत बोला हो और या मेरी बात गलत निकले इलेक्शन के बाद या अभी भी, जो भी मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो मैं बोल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन आज के टाइम में बहुत कमजोर है, 19 से भी कमजोर है। अब 2024 के जो इलेक्शन होंगे, उसकी एक तरह से आप समझ लो कि वो हो चुका है और उसमें सिर्फ ये देखना है कि बीजेपी कहां तक जाती है। पिछली बार उसकी 303 सीट थी और इस बार वो कहां तक लेके जाती है। 303 से कम तो नहीं जाएंगी, 303 से ऊपर जाएंगी। हो सकता है 350 आए, 400 भी क्रॉस कर जाए तो आप इस बात को हल्के में मत लेना कि 400 भी क्रॉस कर जाए। मेरी बात को आप नोट करके रखो, नोट कर लो। आपको मैं इलेक्शन के बाद भी ये बोलूंगा कि 303 से बीजेपी कभी नीचे नहीं आएगी इस बार भी। बहुत तगड़े कारण है इसके, बहुत स्ट्रांग, मजबूत है, क्योंकि बीजेपी ने पूरा चुनाव 2024 का पलट दिया है राम मंदिर की वजह से। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा और जो उसका उद्घाटन हुआ है, उसने पूरे देश में एक अलग सोच, एक अलग माइंड सेट कर दिया है लोगों का। बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। और इंडी गठबंधन का आप हाल देखो, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 सीटें लोकसभा की। पिछली बार इलेक्शन लोकदल और समाजवादी पार्टी और मायावती और कांग्रेस से भी लगभग समझ था उनका, सब लड़के 15 सीटें जीत पाए थे पिछली बार। इस बार तो हालात ये है कि मायावती अलग लड़ रही हैं। कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को अभी तक तो नहीं सोच रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनका गठबंधन आरएलडी से हो गया है। और ज्यादा ज्यादा अगर कांग्रेस अगर बहुत कुछ करेगी तो 5 से 7 सीटें कर सकती है। और इस गठबंधन में वो दम नहीं होगा जो 2019 वाले गठबंधन था। आज तक के इतिहास में यूपी में सबसे मजबूत गठबंधन किसी पार्टी का बना था विपक्ष का, तो वो पिछले इलेक्शन में बना था। उससे मजबूत तो नहीं बन रहा है इस बार। और जब उस टाइम बीजेपी 65 जीत गई थी, तो इस बार आप सोच लो कि उसको 65 पर नहीं रोक पाएंगे। उसको कम से कम 75 से आसपास या 75 से ज्यादा जाएगी। 75 से नीचे आने का कोई मतलब नहीं है। 75 सीट्स एनडीए जीतेगा यूपी में। दूसरा राज्य है बिहार। बिहार में पिछली बारी जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां को गठबंधन था। सिर्फ एक सीट आई थी कांग्रेस की। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था और लेफ्ट का खाता नहीं खुला था। जेडीयू पिछली बार बीजेपी के साथ थी, इस बार वो इंडी गठबंधन में है। अब वहां ये पेच है कि उसके 16 एमपी हैं लोकसभा के, जेडीयू के। वो 16 सीटें मांग रहे हैं कि हम अपने सिटिंग एमपी का टिकट नहीं काटेंगे। और ये बनता भी है, क्योंकि सिटिंग एमपी का टिकट काटना मतलब पार्टी में बगावत। ये 100% होता है। सिटिंग एमपी अपना टिकट नहीं कटवाएगा। आरजेडी की पिछली बार एक सीट नहीं थी, कांग्रेस की एक सीट थी। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? या तो ये गठबंधन टूट जाएगा, नहीं तो बीजेपी बिहार में हो सकता है क्लीन स्वीप कर दे। आप मेरी बात को मानना, क्लीन स्वीप कर देगी। जो कल उसने चाल चली है, जो उसका
दांव था कल कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है ना, इसने पूरे बिहार के इलेक्शन को चेंज कर दिया है। मोदी की राजनीति ये हो गया। और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। 42 सीटें हैं। पिछली बार ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस को आई थी। इस बार क्या हुआ है कि जो टीएमसी है वो कांग्रेस के साथ है और लेफ्ट भी है, पर कांग्रेस के साथ टीएमसी की प्रॉब्लम यह है कि वो लेफ्ट के साथ साझा नहीं कर सकती। लेफ्ट से लड़के ही तो वो सत्ता में आए हैं, तो वो कांग्रेस को तो 2 सीटें देने को तैयार है, उसके बदले में वो त्रिपुरा में और मेघालय में सीट मांग रही है। असम में भी मांग सकते हैं, बाकी का उनका कुछ हो नहीं सकता। और लेफ्ट अगर साथ में आए तो ममता बनर्जी बाहर चली जाएंगी इंडिया गठबंधन से, और इंडिया गठबंधन बंगाल में टूट जाएगा। और बीजेपी को फिर बता रहा हूं कि रोकना मुश्किल है। फिर जैसे ही ये होगा, ममता बनर्जी बाहर जाएंगी, ये रोकना मुश्किल है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। 48 सीटें, यूपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। वहां पर 23 सीटों पर लड़े थे उद्धव ठाकरे पिछली बार, वो 23 सीटें मांग रहे हैं। और इसमें अब कांग्रेस भी शामिल है और एनसीपी शामिल है। एनसीपी की ताकत भी लगभग खत्म कर दी गई है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट की ताकत भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लगभग 0 पे कर दिया है इनको। और ये पहले उम्मीद थी कि बिहार में और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन बहुत अच्छा करेगा और बीजेपी को टक्कर देगा। अब ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी को तोड़ के इंडी गठबंधन एनडीए में आ गए हैं, और जो शिवसेना टूटी है वो बीजेपी के साथ एनडी में आ गए हैं, मुख्यमंत्री हैं शिंदे। तो अब महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर सकते। और आप देखना, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से अगर इंडी गठबंधन 8 अगर सीट जीत गया ना, मेरी बात को नोट करके रखना, 8 अगर सीट आ गई ना, तो ये इंडी गठबंधन की विजय मानी जाएगी। और हर जगह आप ये जितने राज्य मैंने गिनाए हैं, कांग्रेस के साथ ही प्रॉब्लम है सबको। आरजेडी और जीडीयू को बिहार में प्रॉब्लम है, कांग्रेस को उसके साथ 1 सीट है इसकी। कांग्रेस की तो वो ज्यादा सीटें मांग रही है, वो देने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी सेम सिस्टम है कि भाई कांग्रेस की 2 सीटें वो ज्यादा मांग रहे हैं, ममता बनर्जी देने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की 1 भी सीट नहीं है, पर वो ज्यादा मांग रहे हैं, 10 से 12 सीटें, वहां कोई देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस एक तरह से पनौती है इन सब के लिए। अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बन जाए। 3 और 4 का फार्मूला सेट हो सकता है, और बीजेपी को दिल्ली में रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दिल्ली में बीजेपी को रोकना। तो यहां पर भी दाल नहीं गलेगी इंडी गठबंधन की। अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब में 13 सीटें हैं, 8 एमपी हैं कांग्रेस के, 2 भाजपा के, 2 अकाली दल के, और 1 है आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग अभी 13 में से। आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी है कि भाई हम सारे पे लड़ेंगे, 13 पे 13 की 13 हम लड़ेंगे। कांग्रेस को यहां भी कुछ नहीं मिल रहा। अब कांग्रेस करे तो करे क्या। उधर ममता बनर्जी ने अब घोषणा कर दी है कि हम अकेले पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे, यहां पर किसी से गठबंधन नहीं होगा। और यूपी में भी जैसे आपको मैंने बताया, अखिलेश यादव ने सीटों का बंटवारा उनके साथ तो कर लिया है, आरएलडी के साथ 7 सीटें उनको दे दी हैं। महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है। अब आम आदमी इनसे गुजरात में सीट मांग रही है और गोवा में मांग रही है, यहां भी पेच फंसा हुआ है। अब केरल में लेफ्ट के और कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं सकता, क्योंकि एक विपक्ष में है, एक सत्ता में है। फंस गया। अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी वहां पर घुस जाएगी। तेलंगाना में बीजेपी पहले से मजबूत है। तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ है नहीं, वो डीएमके के ऊपर निर्भर है वहां पर। तो डीएमके कितनी सीटें देती है वो उस पर डिपेंड करता है। और डीएमके का इस बार वोट कम होगा वहां पर। और आईएडीएमके जो अन्ना द्रमुक है, जो जयललिता स्वर्गीय थी उनकी पार्टी, उसका वोट बढ़ेगा। तो वहां पर डीएमके क्या देती है इसको, कांग्रेस को, इस पर डिपेंड करता है। पर वो सीटें बढ़ेंगी नहीं वहां सीटें कम होंगी, क्योंकि पिछली बार अपना टॉप कर चुके हैं जी, चरम पे पहुंच चुके थे पिछली बार, इस बार कम होंगी। और मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात,
और हो सकता है ये राज्य तो ये जितने राज्य हैं इनमें तो क्लीन स्वीप होगा। फिर महाराष्ट्र और बिहार में अगर एक जगह 40 है बिहार में और महाराष्ट्र में 48 है, उनमें से अगर कुछ सीटें इंडी गठबंधन को मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। सेम कंडीशन यूपी में है। यूपी में भी अगर कुछ मिल जाता है, 2-4 सीटें किसी को भी गठबंधन बना के, तो बहुत बड़ी बात है। वही बात पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं है। उसके 2 लोकसभा सदस्य हैं और हो सकता है कि वो 2 अपने बरकरार रखे, एक सीट उसकी आ जाए पंजाब में, जो मेरा अनुमान है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी के पास जाएंगी। हिमाचल में भी क्लीन स्वीप होगा, उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप होगा। आप मेरी बात को नोट करके रख लो इस चीज को। तेलंगाना में भी पिछली बार 4 सीट थी, इस बार ज्यादा आएंगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पिछली बार मजबूत थी, टीडीपी से उसका गठबंधन था। इस बार टीडीपी उनके साथ नहीं है। टीडीपी बीजेपी के चक्कर लगा रही है ऑफिस के कि बीजेपी से कैसे भी गठबंधन हो जाए, तो आंध्रा में भी बीजेपी को फायदा होगा। उड़ीसा में कहीं पर भी कांग्रेस है नहीं। तो कुल मिला के ये है कि इंडी गठबंधन जो इतना शोर मचाया जा रहा है, जो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतना हो हल्ला मचा रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस पीछे से भी पिछली बार से भी कमजोर जाएगी। इंडी गठबंधन के जो दल है इसमें पहले से ही बना हुआ था, कोई नहीं जुड़ा है इसमें, सिर्फ जुड़े हैं टीएमसी, जो अपने आप वो पहले से ही कुछ नहीं दे रही उनको, कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को, और आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार। आम आदमी पार्टी भी कोई खास कुछ तवज्जो नहीं दे रही है कांग्रेस को। वो सिर्फ आम आदमी इसलिए उनको तवज्जो दे रही है कि वो भ्रष्टाचार में फंसी हुई है और वो किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा दिखना चाहती है, ताकि विपक्ष उसके साथ खड़ा रहे मुसीबत के टाइम में, जब उनकी गिरफ्तारियां हो। और गिरफ्तारियां होंगी 100% होंगी, बचेगा कोई नहीं। जिसने भ्रष्टाचार करा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई और हो, कोई भी नहीं बचेगा। और रही बिहार की बात, बिहार में भी कांग्रेस का कुछ नहीं है, वो रहमो करम पर है जेडीयू के और आरजेडी के। तो ये जो न्याय यात्रा और जो ड्रामा चल रहा है ना, अयोध्या में जब बुलाया गया उनको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राहुल गांधी को, उनके इतने नखरे बढ़ गए थे, उतना उनको घमंड हो गया था, पता नहीं हमने क्या कर लेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे तो मंदिर का इनॉग्रेशन रुक जाएगा। फिर वो असम में जाते हैं, वहां जबरदस्ती मंदिर जाने की कोशिश करते हैं वो, कि मैं मंदिर जाने नहीं दिया। अरे भाई, किसने रोका है मंदिर जाने को? तुम आज तक अयोध्या गए हो? कभी कभी मथुरा गए हो? कभी काशी गए हो? आप आपके पास कांग्रेस के आपके जो नाना थे, परनाना नेहरू, उनके पास मौका था सोमनाथ जाने का, उसका उद्घाटन हुआ था, तो तुम सोमनाथ भी नहीं गए आप। अब आपको जहां बुलाया जाता है वहां आप जाते नहीं हो, और जहां आपको नहीं बुलाया जाता है, जब आपका एसपी जी ने वहां पर रूट एक क्लियर कर दिया है, जिसको सैनिटाइज करके आपको बताया गया है कि आपको इस रूट से जाना है, तो आप उस रूट को छोड़ के दूसरे रूट पे जाओगे, तो अगर वहां पर कोई दुर्घटना या कुछ हो जाता है, भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, तो फिर आप फिर बोलोगे कि बीजेपी ने करा दिया। ये तो राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है। आप लोगों को पागल समझ रहे हो। आप समझो पब्लिक का मूड अलग है। आपके जो सलाहकार है, जो अखिलेश यादव के जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आदमियों को वो समझाएं, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो अलग तरीके का है, और आप पता नहीं किस सोच से इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है 2024 में, जितना 2019 में था उससे भी नीचे जाओगे। और बीजेपी इस बार आपको वोटों को तरसा देगी, क्योंकि आपके जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो उनकी जैसे ऐसे भद्दे घटिया बयान देते हैं, वो इस बार आप बचोगे नहीं। अखिलेश यादव को चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, उनको उनके बयान से खुद को अलग करने से काम नहीं चलेगा, उनको पार्टी से निकाल के बाहर करे, और राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया हुआ है उनको, वो उनको हटाए वहां से, और उनको हटाए। और कांग्रेस को भी जो उनके जो सलाहकार है उनको समझना चाहिए कि पब्लिक का सेंटीमेंट कहां पर है, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक किसके साथ है, पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक आपको अयोध्या में देखना चाहती थी, सारे विपक्ष को, कि अयोध्या में पहुंचे। आपने जबरदस्ती बीजेपी को वो प्रोग्राम दे दिया कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। अब अगर आप बीजेपी का उसको मानते हो कि बीजेपी का प्रोग्राम था, तो आप मंदिर अयोध्या नहीं जाना, कोई भी विपक्षी पार्टी इलेक्शन तक कोई अयोध्या नहीं जाना। और मैं लिख के दे रहा हूं, अयोध्या ये सारे के सारे पहुंचेंगे, इलेक्शन से पहले पहुंचेंगे, और दंडवत दंडवत प्रणाम करेंगे वहां मंदिर में जाके, नाक रगड़ेंगे। अगर ये इतने ही सेकुलर हैं और इनमें इतना दम है, तो अयोध्या ना जाएं, प्रण कर लें कि ये मोदी ने बनवाया है, हम इस मंदिर में नहीं जाएंगे, हम अलग मंदिर बनवाएंगे। और जो संजय राउत जो महाराष्ट्र का, वो बोल रहा था कि मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर बनाए, तो भाई साहब 3 किलोमीटर में तो अयोध्या नगरी पहले थी भी नहीं। अब से 20, 30, 40 साल पहले, 40, 50 साल पहले 3 किलोमीटर में तो थी भी नहीं, जब से विवाद चल रहा है।
जब से विवाद शुरू हुआ है तो 3 किलोमीटर का तो उसका पूरा एरिया नहीं था आपके हिसाब से कि अयोध्या में जब विवाद चल रहा था उससे 3 किलोमीटर दूर बनाया, तो फिर पूरा अयोध्या छोड़, शहर को छोड़ के फिर बाहर बना हुआ है इसके हिसाब से मंदिर। आप झूठ बोलते हो यार, पब्लिक को पागल समझ रहे हो आप, कि पब्लिक को झूठ बोल के आप भैला फुसरा लोगों के मंदिर वहां से दूर बनाए। पूरी दुनिया पागल है, पूरी दुनिया ये भूल जाएगी अयोध्या कहां पर है और मंदिर कहां पर बनाए आपके कहने से। 3 किलोमीटर बहुत बड़ा रकबा होता है, 3 किलोमीटर दूर बनता नहीं। 50-100 मीटर आप दूर बोलते हैं कि 100 मीटर या 50 मीटर इधर से उधर बनाए, आपकी बात पर लोग विश्वास करते हैं। आपने 3 किलोमीटर बोल दिया, 3 किलोमीटर तो अयोध्या 2050 में 1950 में था भी नहीं, तो 3 किलोमीटर दूर कैसे चले जाएंगे। बाबरी मस्जिद जहां पर गिरी थी वो जगह अलग है, आप चले के जहां दिखा दो कि ये बाबरी मस्जिद यहाँ विध्वंस हुआ था, ये जगह पड़ी हुई है, इस पर नहीं बनाया है, और 3 किलोमीटर दूर बनाया बाबरी मस्जिद की जगह तो बताओगे। तो भाई साहब आप समझो, और जो मेरे सनातनी भाई, जो मेरे हिंदू भाई, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके घर ये वोट मांगने आए, इनसे सवाल पूछना कि आप अयोध्या क्यों नहीं गए थे। राजनीति को साइड करो, बीजेपी को साइड करो, मोदी को साइड करो, आप अयोध्या क्यों नहीं गए थे। आप भारत में रह के बीजेपी से बहस कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो, उससे कुछ भी कर सकते हो, आप भारत में रहकर राम से नहीं लड़ सकते। राम का विरोध करके आप इलेक्शन जीत जाओ, ये हो ही नहीं सकता। राम का विरोध करोगे, एक एक वोट को तरसा दिए जाओगे, एक एक वोट नहीं मिलेगा। आप जिन चंद वोटों की खातिर आप हिंदू धर्म को और सनातन को आप बदनाम करते हो, गाली देते हो, वो सनातनी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आपकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए राम का विरोध मत करो। और मैं आपको कह रहा हूं, आप अयोध्या जाओ, माफी मांगो पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, कि हमारी गलती थी, हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। कुछ भी बहाना मारो, आप झूठ बोलने में माहिर हो, विपक्षी गठबंधन वाले झूठ बोलने में माहिर हैं, कुछ भी झूठ बोल देना। तो आज के लिए फिर इतना ही, आज वीडियो खत्म करता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। और जिन भाइयों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है उनका थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।